जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है हरियाणा ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे जो कि साथियों आपके हरियाणा ग्रुप डी के एग्जाम के लिए काफी ही इंपोर्टेंट है। और मेरे भाई, यदि आप सभी लोग इस बार हरियाणा ग्रुप डी में एक सीट पक्की करना चाहते हैं तो इन सारे सवाल को एक बार आप अच्छे से जरूर रट लेना, क्योंकि आपके एग्जाम में जिस टॉपिक से और जिस पैटर्न से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, आज के इस क्लास में हम सभी लोग उन्हीं टॉपिक और उन्हीं पैटर्न से क्वेश्चन को करेंगे जो आपके एग्जाम में 100% जो है ये सभी क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा कि क्वेश्चन जो है क्या पूछे गए। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, हरियाणा में स्थित अग्रोहा का प्राचीन महत्व मुख्यतः किससे जो है ना संबंधित माना जाता है। चलिए बताइए। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में 100% आपको ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बताइए, हरियाणा में स्थित अग्रोहा का प्राचीन महत्व मुख्यतः जो ये किससे संबंधित माना जाता है। तो ये माने जाते हैं किससे, तो अग्रवाल समुदाय अग्रोहा गणराज्य से होगा। ऑप्शन जो है बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, हरियाणा के किस स्थान को महाभारत कालीन परंपराओं से विशेष रूप से जो है जोड़ा जाता है। तो हरियाणा के किस स्थान को महाभारत कालीन परंपराओं से विशेष रूप से जोड़ा जाता है। तो यहाँ पे आपके कुरुक्षेत्र हो जाएगा। ऑप्शन बी जो सही जवाब है कुरुक्षेत्र होगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन है कि सन्निहिति सरोवर किस धार्मिक स्थल से संबंधित है। तो सन्निहित सरोवर किस धार्मिक स्थल से संबंधित है। तो ये आपके कुरुक्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, हरियाणा में ज्योतिषर का धार्मिक महत्व मुख्यतः जो किस घटना से जुड़ा है। तो हरियाणा में ज्योतिषर का धार्मिक महत्व मुख्यतः किस घटना से जुड़ा है। तो ये जुड़े हुए हैं गीता के उपदेश से। ऑप्शन यहाँ पे जो 20 सही जवाब है गीता के उपदेश से होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, हरियाणा का कौन सा जिला मिनी काशी के नाम से प्रसिद्ध धार्मिक स्थल से जुड़ा है। तो याद रखेंगे, हरियाणा का कौन सा जिला मिनी काशी के नाम से प्रसिद्ध धार्मिक स्थल से जुड़ा है। तो यहाँ पे आप सभी लोग का जो है कैथल हो जाएगा। ऑप्शन ए जो सही जवाब है कैथल होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, हरियाणा में कपिल मुनि तीर्थ जो ये किस स्थान से संबंधित है। तो हरियाणा में कपिल मुनि तीर्थ किस स्थान से संबंधित है। तो ये संबंधित होगा आपके कलायत से। ऑप्शन ए जो सही जवाब है ये कलायत से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, हरियाणा की कौन सी नदी मौसमी नदी के रूप में जो है जानी जाती है। तो हरियाणा की कौन सी नदी मौसमी नदी के रूप में जानी जाती है। तो यहाँ पे आपके घग्गर नदी होगा। ऑप्शन जो है यहाँ पे 20 सही जवाब है घग्गर नदी होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, हरियाणा के दक्षिणी भाग में अरावली पर्वतमाला का प्रमुख विस्तार किस क्षेत्र में जो है दिखाई देता है। तो याद रखेंगे आप और बताइए, हरियाणा के दक्षिणी भाग में अरावली पर्वतमाला का प्रमुख विस्तार किस क्षेत्र में दिखाई देता है। तो ये देते हैं आपके गुरुग्राम नूह क्षेत्र में। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, हरियाणा का मोरनी हिल्स क्षेत्र किस पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। तो हरियाणा का मोरनी हिल्स क्षेत्र किस पर्वत श्रेणी का हिस्सा होगा। तो ये आपके शिवालिक के हो जाएगा। ऑप्शन जो है यहाँ पे बी सही जवाब है शिवालिक के होगा, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे क्वेश्चन है, हरियाणा में हांसी ऐतिहासिक रूप से किस प्रकार के दुर्ग के लिए प्रसिद्ध है। तो हरियाणा में हांसी ऐतिहासिक रूप से किस प्रकार के दुर्ग के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे आप सभी लोग का जो है सही जवाब क्या होगा। तो यहाँ पे आपके हांसी का किला के लिए होगा। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची मुख्यतः किससे संबंधित है। तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची जो है मुख्यतः आपके
मान्यता प्राप्त भाषाएं से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा कि संविधान की छठी अनुसूची मुख्यतः किन क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। तो संविधान की छठी अनुसूची मुख्यतः किस क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित है। तो यहाँ पे आप सभी लोग का जो है पूर्वोत्तर के जनजातीय क्षेत्र हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, भारतीय संविधान में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची किस अनुसूची में है। तो भारतीय संविधान में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची किस राज्य में है। तो याद रखेंगे ये कौन सी अनुसूची में होगा, तो ये आपके 7वीं अनुसूची में है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, भारत में शून्य काल के बारे में कौन सा कथन सही है। तो भारत में शून्य काल के बारे में कौन सा यहाँ पे कथन सही है। तो ये संसदीय कार्यवाही की विकसित परंपरा है, ये कथन जो यहाँ पे सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, भारत में धन विधेयक के संबंध में अंतिम निर्णय की वह धन विधेयक है या नहीं, किसका होता है। तो यह निर्णय किसका होते हैं, तो लोकसभा के अध्यक्ष के होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि लोक लेखा समिति मुख्यतः किसकी रिपोर्ट जो है जांच करती है। चलिए बताइए, और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को एक बार आप लाइक कर लीजिएगा, और नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बताइए, लोक लेखा समिति मुख्यतः किसकी रिपोर्ट जांच करती है। तो याद रखेंगे ये करते हैं सीएजी के। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, भारत में मुद्रास्फीति का सामान्य अर्थ जो है क्या है। तो भारत में मुद्रास्फीति का सामान्य अर्थ क्या होता है। तो सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 सही जवाब है। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, राजकोषीय घाटा मूलतः जो है ये किससे संबंधित है। तो राजकोषीय घाटा मुख्यतः किससे संबंधित है। तो ये संबंधित होगा सरकार की कुल आय और कुल व्यय के अंतर से। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, भारत में प्रतिभूति बाजार का प्रमुख जो है नियामक कौन है। तो भारत में प्रतिभूति बाजार का प्रमुख नियामक कौन है। तो इसके नियामक SEBI होगा। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, नाबार्ड का प्रमुख जो है संबंध किस क्षेत्र से है। तो नाबार्ड का प्रमुख संबंध जो है किस क्षेत्र से होगा। तो इनका जो है ग्रामीण एवं कृषि वित्त से होगा। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, यदि किसी वस्तु पर लगने वाला बल दोगुना कर दिया जाए और द्रव्यमान अपवर्तित रहे तो न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार त्वरण क्या होगा। तो ये हो जाएंगे आप सभी लोग के दोगुना होगा। ऑप्शन 20 सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर जो ये निर्भर करती है। तो किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है। तो ये द्रव्यमान और वेग दोनों पे करते हैं। ऑप्शन यहाँ पे जो है सी को सही जवाब करेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, विद्युत परिपथ में फ्यूज तार का गलनांक सामान्यतः जो है कैसा होना चाहिए। तो याद रखेंगे कि विद्युत परिपथ में फ्यूज तार का गलनांक सामान्यतः कैसा होना चाहिए। तो आप बताएंगे ये अपेक्षाकृत कम होनी चाहिए। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा कि ट्रांसफार्मर किस प्रकार की धारा पर कार्य करता है। तो ट्रांसफार्मर किस की धारा पर कार्य करते हैं। तो ये करते हैं आपके AC पे। ऑप्शन यहाँ पे जो 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, दर्पण में बनने वाला आभासी प्रतिबिंब सामान्यतः किस दिशा में दिखाई देता है। तो दर्पण में बनने वाला आभासी प्रतिबिंब सामान्यतः किस दिशा में दिखाई देता है। तो ये देते हैं आपके दर्पण के पीछे। ऑप्शन ए जो है सही जवाब है, दर्पण के पीछे होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक ऊष्माक्षेपी रासायनिक परिवर्तन है। तो निम्न में से कौन सा एक ऊष्माक्षेपी रासायनिक परिवर्तन है। तो यहाँ पे आपके श्वसन हो जाएगा। ऑप्शन जो है 20 सही जवाब है, श्वसन होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है,
और यहाँ पे प्रश्न है कि सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है। तो याद रखेंगे आप कि सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखे जाते हैं। तो याद रखेंगे इससे रखते हैं किस लिए। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, निम्न में से कौन सा पदार्थ विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। तो निम्न में से कौन सा पदार्थ विद्युत का अच्छा चालक है। तो यहाँ पे आप सभी लोग का तांबा हो जाएगा। ऑप्शन जो है सही जवाब है तांबा होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि पौधों में जल एवं खनिजों का परिवहन मुख्यतः किस ऊतक द्वारा होते हैं। तो याद रखेंगे पौधों में जल एवं खनिजों का परिवहन मुख्यतः किस ऊतक द्वारा होते हैं। तो ये होते हैं जाइलम के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 सही जवाब है जाइलम द्वारा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, क्वेश्चन है पौधों में निर्मित भोजन का परिवहन मुख्यतः जो किस ऊतक द्वारा होते हैं। तो याद रखेंगे आप यहाँ पे कि पौधों में निर्मित भोजन का परिवहन मुख्यतः किस ऊतक द्वारा होते हैं। तो मेरे भाई ये होते हैं किसके कारण, तो फ्लोएम के कारण। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 सही जवाब है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि राजश्री शब्द में कौन सी संधि है। तो राजश्री शब्द में कौन सी संधि है। तो इसमें आपके गुण संधि है। ऑप्शन ए जो है सही जवाब है गुण संधि होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न है कि सुरेश का सही संधि विच्छेद क्या है। तो याद रखेंगे सुरेश का सही संधि विच्छेद क्या होता है। तो सुरेश का सही संधि विच्छेद सूर जोड़ इस होता है। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है सूर जोड़ इस होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि गजानन में कौन सा समास है। तो गजानन में जो है बहुब्रीहि समास होता है। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 सही जवाब है बहुब्रीहि समास होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है महापुरुष में कौन सा समास है। तो याद रखेंगे महापुरुष में कौन है। तो महापुरुष में कर्मधारय समास होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि त्रिलोचन का विग्रह 3 लोचन है जिसके करने पर कौन सा समास होगा। तो ये यहाँ पे आपके बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ऑप्शन बी सही जवाब है बहुब्रीहि समास। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए और प्रश्न है कि आमरण शब्द में कौन सा समास है। तो आमरण शब्द में कौन सा समास हो जाएगा। तो आमरण शब्द में अवयवी भाव समास है। ऑप्शन ए जो है सही जवाब है अवयवी भाव समास। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे और यहाँ पे क्वेश्चन है आपसे 37 कि उन्नति का विलोम क्या है। चलिए बताइए। तो उन्नति का जो विलोम है ये आप सभी लोग का औन्नति हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है औन्नति होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे है, क्वेश्चन है कि अग्नि का पर्यायवाची कौन सा है। तो अग्नि का जो पर्यायवाची है ये आप सभी लोग का पावक हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है पावक होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 39 कि जिसका कोई शत्रु ना हो उसके लिए एक शब्द है। तो याद रखेंगे जिसका कोई शत्रु ना हो उनके लिए एक शब्द क्या है। तो इसके लिए अजात शत्रु होता है। ऑप्शन ए जो है सही जवाब है अजात शत्रु होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि 9 2 11 होना मुहावरे का सही अर्थ है। तो याद रखेंगे 9 2 11 होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो इसका सही अर्थ जो है यहाँ पे बहुत तेज भाग जाना होगा। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 सही जवाब है। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 40 क्वेश्चन थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिएगा और नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले जो है क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।